नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। इस तज्ञा टीवी पर आजकल कुछ ऐसी चीज़ों को डालने की इच्छा हो रही है जैसे बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ, और मैं इन कहानियों में अभी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है उस पर मैं उनकी कहानियों का पाठ करना चाहता हूं। अब मैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की न जाने के ही वेश में कथा का मूल पाठ कर रहा हूं। उस दिन अखबार में अपने दैनिक राशिफल में देखा, आदि से अंत तक हर जगह शुभ लाभ लिखा हुआ था। यात्रा शुभ, अमृत योग, धनागम, राज्य सम्मान और मित्र लाभ। पता नहीं 4 दिन के बाद राशिफल में कौन सा फल हो, इसलिए वहाँ 4 दिन के बाद जाना है, वहाँ आज ही चल देना लाभदायक समझा और बुढ़िया बिस्तर लपेट कर निकल गया। ट्रेन में बैठते ही सभी लुभावने फल मेरी आंखों के सामने आकर अटक गए। यात्रा शुभ, धनागम, राज्य सम्मान, मित्र लाभ। रह रह कर मन में गुदगुदी सी लगने लगी। लगा पॉकेट में पड़े दुबले पतले पर्स में से पैसे खुद ब खुद दुगने हो रहे हैं। सामने बैठे खादीधारी सज्जन किसी मिनिस्टर के निकट संबंधी से लगने लगे और हर स्टेशन पर कंपार्टमेंट में हड़बड़ा कर घूमते हुए व्यक्तियों के चेहरे पर मित्रता के लक्षण दिखने लगे। किंतु 1.5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, यानी कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फला। मन को भरोसा दिया, अभी तो 10-11 घंटे बाकी है। जब योग इतना जोरदार है तो कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई फल अवश्य मिलेगा। कुछ ही देर के बाद गाड़ी कटिहार जंक्शन स्टेशन पर पहुंची, जहां चारों ओर की गाड़ियां आती हैं जाती हैं। धड़कते हुए दिल के हर तरफ निगाह दौड़ाने लगा। दोनों ओर की खिड़कियों को खोल दिया ताकि धन या सम्मान या मित्र के आगमन में कोई बाधा न पहुंचे। पर 10-15 मिनट यूं ही यानी निष्फल ही निकल गए। जब गाड़ी खुलने का समय हुआ तो जी छोटा होने लगा। इतने में खिड़की से झांकता हुआ कि अपरिचित मुखड़ा मुझे देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। पान से लबालब भरे मुंह में हा शब्द पान के पीक के साथ अनायास ही छलक पड़ा और चलती हुई गाड़ी में दौड़कर वो क्या हुआ कि वो फुर्ती से चढ़ गया। डब्बे में घुसते ही दोनों भुजाओं को पसार कर बोले, अहो भाग्य, कहिए कुशल क्षेम तो है ना? धन्य है। टाट की झोली के ऊपर वाले बर्थ पर रखकर वो मेरे पास आकर बैठ गए और पुनः अपने आप पुलकित होने लगे। प्रसन्न तो है ना? कहिए इधर क्या क्या लिखा? कल ही आपके बारे में, कल क्यों, आज ही सुबह कचनार जी से आपके बारे में घंटों बातें हो रही थी। और संयोग देखिए कि आपके दर्शन जाको सापर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही कछु संदेहु। पान खाते हैं ना, कहकर उसने अपनी झोली उतारी और यूं उसकी झोली पर एक प्रसिद्ध आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड की बलवर्धक औषधि का नाम ट्रेडमार्क सहित अंकित था। किंतु अंदर रंगीन लुंगी, सफेद पैजामा और गंदे तौलियों में लिपटा पान का डब्बा था। यूं उनका पान का डब्बा भी एंकरमेंटल का डब्बा था और जर्दे की डिब्बी विटामिन बी की गोलियों की शीशी थी। वह पान लगाने लगे और मैं उन्हें और उनके कचनार जी को याद करने की असफल चेष्टा करता रहा। नहीं, इसके पहले न तो कभी इनके दर्शन हुए, न कभी कचनार जी का नाम सुना। मुझे राशि फल की याद आई, न जाने के ही भेष में नारायण अर्थात मित्र लाभ हो जाए, इसलिए चुप था। मुझे पान देते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि आपने कोई महाकाव्य लिखना शुरू किया है, क्या नाम है? शुरू नहीं किया, देखिए देर मत कीजिए। वह मुंह में पान डालकर जर्दा फाँक कर और चूना चाट कर जुगाली करने लगे और मुझे फिर थोड़ा सा अवसर मिला। मैंने लक्ष्य किया, कंपार्टमेंट के अन्य यात्रियों पर भी उनके आगमन और संभाषण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। बंगालीन माई जी और उनके ये कत्ता उनकी ओर बार बार एक साथ देखते रहे। उनकी बेटी रह रह कर हंस पड़ती थी। ऊपर के बर्थ पर लेटे हुए सज्जन लगातार सिगरेट फूंकने लगे हैं। सामने बैठे मौलवी साहब की आंखें गोल हो रही है।
वह खिड़की के बाहर पीक थूकने लगे तो मैंने समझ लिया कि फिर कचनार जी की कोई बात उन्हें याद होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, जानते हैं? और उत्तर की प्रतीक्षा में ओंठों पर लाल मुस्कुराहट बिछाकर मेरी ओर देखने लगे। मैं कुछ नहीं समझ सका और मैं क्या जानता और क्या नहीं जानता हूं, मुंह से निकला जी नहीं। बोले, कचनार जी एक लघु उपन्यास लिखा है, जानिएगा कैसे? कल ही, नहीं 3 दिन पहले ही लिखकर समाप्त किया है, 2 ही रातों में। नाम क्या रखा है जानते हैं? सुनिएगा, नाम क्या है? अबोली। है ना बढ़िया नाम? मैंने गर्दन हिलाकर छोटा सा हूं कहा तो वे तरफ उठे। आपको पसंद आया नाम? सचमुच? कहिए, मैं आज ही उनको लिख देता हूं। और यह उपन्यास प्लॉटिंग जानते हैं, एकदम अनूठी। समझ लीजिए कि एक ऐसी लड़की है जो कुछ बोलती नहीं, एक शब्द भी नहीं, फिर भी सब कुछ बोलती है। मगर ठहरिए, मैं इत्मीनान से आपको कहानी की प्लॉटिंग और कॉम्प्लेक्स सुनाऊंगा। जरा अगले स्टेशन पर एक आदमी को देखना है। मैंने साहस बटोर कर कहा, आप कहाँ तक चल रहे हैं? बोले, जाना तो भागलपुर, मगर आप मिल गए हैं तो पटना ही चलूंगा। ऐसा मौका बार बार थोड़े हाथ आता है किसी के, यह तो नदी नाव संजोग समझिए। बात को अधूरी रखकर वह मौलवी साहब की किसी परेशानी को दूर करने लगे। मौलवी साहब जानना चाहते थे कि गाड़ी मुजफ्फरपुर होकर जाएगी या नहीं, आपको बरौनी में उतरना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने बड़ी चतुराई से जान लिया कि किस यात्री को कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हैं। फिर रेलवे स्टेशन पर सूचना देने वाले लाउडस्पीकर की तरह यानी उसी तर्ज पर बजने लगे। मुंगेर जाने वाले यात्रियों को मानसी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। जो लोग समस्तीपुर जा रहे हैं उन्हें मेल से जाना चाहिए। छपरा स्टेशन पर गाड़ी 15 मिनट रुकती है। यह गाड़ी कल ठीक 2 बजे बनारस कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। इस व्यक्ति के भूलन शक्ति को देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे ही आदमी को शायद टमाटर टाइप का व्यक्ति कहते हैं। आलू, मटर, सेम, गोभी, मछली, मांस, जिसमें भी चाहो मिला दीजिए, रंग और स्वाद दोनों चोखा। मैं जानता था कि सूचना समाप्ति के बाद उन्हें फिर कचनार जी तथा उसकी अबोली की याद आएगी और तब इत्मीनान से मुझे कहानी की प्लॉटिंग। अगला स्टेशन आया और वह खिड़की से गर्दन निकाल कर एक आदमी को ढूंढने लगे। गाड़ी खुली तो बोले, नहीं आया, अभागा है। सोचा था मिल जाएगा तो आपसे मिला दूंगा, चलिए। एक बर्थ पर अब अर्धासन लगाकर यानी एक पैर को मोड़कर दूसरे को लटका कर बैठ गए। फिर धोती को घुटने तक सरकाकर जांग पर इस तरह उंगलियों फेरने लगे मानो सितार की तार मिला रहे हो। मैंने समझ लिया कि अब इनको इत्मीनान हो गया, किंतु उनकी इस हरकत को देखकर बंगाली माय जी ने अपनी पुत्री से कुछ कहा और मुंह फेर कर बैठ गए। माय जी ने कत्ता से भद्र या अभद्र शब्द का अशुभो शब्द का उच्चारण करके मुंह को संकुचित किया। फिर ऊपर बर्थ पर लेटे सज्जन सिगरेट सुगलाते हुए कहा, टेरिबल। अब उनको हठात किसी बात की याद आई। सामने बैठे हुए मौलवी साहब ने पूछा, आप लोग इन्हें नहीं पहचानते? इनसे परिचय नहीं? इन्हें कहकर उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। मौलवी साहब ने तस्वीर पर उंगलियों फेरते हुए नकारात्मक ढंग से गर्दन हिलाई तो इन्होंने बंगाली बाबू से भी यही सवाल किया और हर बार एक ही जवाब सुनकर उनके चेहरे पर चर्च की रोशनी और कंठ नली में ताज्जुब भरी आवाज बढ़ती गई। जब ऊपर बर्थ वाले सज्जन ने भी नहीं कह दिया तो उनके मुंह से एक चीख सी निकल गई, हद है, हद है। मैं उन्हें कचनार जी की अबोली का याद दिलाकर अपनी ओर मुखातिब करना चाहता था, किंतु उनके सिर पर तो अचरज और दुख का पहाड़ गिर चुका था। बोले, हद है, यानी आप लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि आपके साथ कितना बड़ा कवि यात्रा कर रहा है? धन्य है आप लोग और धन्य है हमारा यह भारत देश। इस बार उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुझे मौका लगा। मैंने कहा, आप क्यों नाहक इस तरह परेशान? नाहक परेशान? उन्होंने कहा, अरे इतने बड़े कवि के साथ लोग बगैर जान पहचान के मुफ्त में सफर करें। और बंगाली माई जी को कत्ता महाशय से कुड़ कर कहा, आपका बड़ा कवि को जामा पर एक नेम प्लेट लिख कर टंगाई देने को बोलिए ना। किंतु मौलवी साहब ने शराफत से पूछा, इनकी तारीफ? अजी साहब, तारीफ तो इनकी कविता सुनने के बाद आप खुद कीजिएगा, पहचान लीजिए, देख लीजिए। ये साहब आप ही हैं प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरनी जी, परिपालन के लेखक। यहाँ पर मैंने अपने और अपने किताब के बिगड़े हुए नामों को सुधारने की चेष्टा की। यहाँ पर मैंने
अपने तथा अपनी किताब के बिगड़े हुए नामों को सुधारने की चेष्टा की। जी निर्झरनी नहीं, मेरा नाम निर्झर है और किताब का नाम है परिप्लावन। उन्होंने मुझे बीच में ही काटते हुए कहा, एक ही बात है, आप कृपया चुप रहिए। सुनिए साहब, इनकी कविता सुनिएगा तो आपका हृदय विगलित हो जाएगा, इनकी किताब पढ़िएगा तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, समझे। बंगालीन माई जी बोली, तबे थाक बाबा, अब नई एकदम कविता सुने, अब नहीं एरकम कविता सुने। किंतु डेली पैसेंजरी करने वाले यात्री 2-4 स्टेशन तक खड़े खड़े सफर करने वाले नौजवानों ने फरमाइश शुरू कर दी, तो हो जाए एक आध कविता, हम अपना हृदय विगलित करवाने को सहर्ष तैयार हैं। ऊपर वाले बर्थ पर सोए हुए सज्जन दक्षिण भारतीय थे, अतः उसने मुझसे मेरी किताब का नाम का मतलब अंग्रेजी में पूछा और यही बात एक झटके से के साथ दूसरी ओर मुड़ गई। मेरे मेहरबान ने घनघोर विरोध के स्वर में कहा, आप भी साहब खूब में यह अपमान। मैं कुछ कहूँ इसके पहले कंपार्टमेंट में भाषा और प्रांत और जाति और सभ्यता संस्कृति के नाम पर एक खंड युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। यदि बंगालीन माई जी बीच में नहीं पड़ती तो अंततः किसी का सिर अखंड नहीं बचता। उन्होंने अपने कत्ता महोदय को समझाया, मीछे मीछे झगड़ा कोड़े की लाभ, तुम ही चुप थको। फिर मेरे मित्र से बोला, बाबा जितना भाषा है सब भालो भाषा है, असल चीज है भालो भाषा। लड़ाई झगड़ा करने से, मेरे मित्र महोदय शायद भालो भाषा का मतलब समझते थे, उन्होंने तुरंत ठंडा हो गए। अब उनकी बोली बदल गई, माता जी हामी भोलो भाषा का खूब भालो बुझी, बंगाली भाषा मधु से भी जास्ती मिष्टी आछे, किंतु गाड़ी एक दूसरे जंक्शन स्टेशन पर आ लगी और बंगाली माधवी और कत्ता पुत्री के साथ उतर गए। एक कंपार्टमेंट थका निरापद नहीं, डब्बे से में नए यात्री आने लगे और मेरे मित्र ने उन्हें मेरी ओर दिखलाकर, आप पहचानते हैं? नहीं, पहचान लीजिए, आप ही हैं। मैंने उन्हें बुलाकर नाराज होते हुए कहा, आपने यह क्या शुरू किया? डब्बे में नए यात्री आए तो मेरे मित्र ने उन्हें मेरी ओर दिखलाकर पूछा, आप पहचानते हैं? नहीं, पहचान लीजिए, आप ही हैं। मैंने बुलाकर नाराज होते हुए कहा, आपने यह क्या शुरू किया? उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, आपकी नहीं, आपकी साहित्य की सेवा कर रहा हूँ, आप कृपया चुप रहे। अच्छा भोजन कीजिएगा तो यहाँ बढ़िया भोजन बढ़िया देता है। मैं मना करता रहा, वे लपक कर गए और 2 थाल का ऑर्डर दे आए। भोजन करते समय उन्हें फिर कचनार जी की याद आई। मुंह का कौर चबाते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि परिपालन का यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाए तो तुरंत नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। मैं मना करता रहा, वह लपक कर गए और 2 थाल का ऑर्डर दे आए। भोजन करते समय फिर उन्हें कचनार जी की याद आई। मुंह का कौर चबाते हुए बोले, कचनार जी कह रहे थे कि परिपालन का यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाए तो तुरंत नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो क्यों नहीं करवा लेते? अब तो स्वदेशी नोबेल प्राइज भी मिलने लगा लोगों को। जब बहरा बिल दे गया, वह पान लाने के लिए प्लेटफार्म पर चले गए और थोड़ी देर के बाद एक कंडक्टर, गार्ड और पैसेंजर गाइड को लेकर लौटे और दरवाजे के पास से ही मेरी ओर उंगली दिखाकर कहने लगे, देखिए यह कोई कह सकता है यही परिपालक के प्रसिद्ध कवि श्री निर्झरनी जी हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर किसी शायर ने कहा होगा कि इस सादगी पर कौन ना मर जाए एक खुदा, है कि नहीं? हालांकि सांझ के 7:30 ही बजे थे, किंतु इनसे पिंड छुड़ाने का मुझे एक ही उपाय सूझा। मैं लंबी तान कर सो गया। अब ये कंपार्टमेंटल के हर व्यक्ति की ओर खांसने, हंसने और बोलने मना करने लगे। झूठ से मत बोलिएगा, जानते नहीं यहाँ कौन सोए हैं? नहीं मालूम? अजी वही यही हैं। मेरे जी में अब बार बार एक ही विचार और पकड़ने लगा कि उठकर उन्हें अंग्रेजी में अच्छी तरह डांट कर झगड़ा बोल ले लूँ, किंतु तुरंत ख्याल हुआ कि तब चुप रहने के बदले वह हर स्टेशन पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर भीड़ जमा करने लगेंगे। आखिर गलत परिचय और झूठी तारीफ करते करते जब थक गए तो ऊपर वाले बर्थ पर आकर सोने की तैयारी करने लगे। मौलवी साहब ने अपने लड़के को हिदायत दी, मैं जूते सिराने में रखकर सोऊं। जब मेरे मित्र की नाक बजने लगी तो मैं उठ बैठा। बंगालीन माई जी से मुझे प्रेरणा मिली थी। तय किया कि बरौनी जंक्शन स्टेशन पर चुपके से उतर जाऊंगा। फिर सुबह किसी गाड़ी से पटना यानी बरौनी, गाड़ी बरौनी पहुंची।
उन दिनों राजेंद्र पुल नहीं बना था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर और बैग लेकर गाड़ी से उतर गया। उतरते समय मेरा कलेजा धड़क रहा था कि यदि इनकी नींद टूट गई तो फिर मेरी खैर नहीं। जब गाड़ी चल पड़ी तो मेरी अवस्था सहज हुई। वेटिंग रूम के एक कोने में बिस्तर बिछाकर लेटा तो महसूस किया कि अब जाकर दिल और दिमाग सही सही काम कर रहे हैं। कोई मधुर मनोहर सा सपना देख रहा था कि किसी ने झकझोर कर मुझे जगा दिया। आंखें खोलकर देखा, सुबह की सुनहली धूप के साथ तंबुल रंजित दंत पंक्तियों से छन कर आती हुई मेरे मित्र की मुस्कुराहट चारों ओर बिछी हुई है। मैं आंख मलने लगा, शायद सपना हो, मगर फिर आंखों को खोलकर देखा तो नहीं सपना नहीं, यह वही अपना। वह उठाकर ठठाकर हंस पड़े। आप भी खूब है, बरौनी को सोनपुर समझ कर उतर गए है ना। उधर सोनपुर में मेरी आंख खुली तो मद्रासी ने कहा कि आपका ग्रेट पोएट तो उधर ही में ही उतर गया। सो लौटती गाड़ी से आ गया, आपको कहीं कोई कष्ट न हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, बिस्तर समेट कर बगल में दबाया और वेटिंग रूम से बाहर भागा। सामने गाड़ी सीटी देकर खुल चुकी थी। जो डब्बा मिला उसी में सवार हो गया, किंतु मेरे मित्र चलती गाड़ी पर सवार होने से मुझसे ज़्यादा माहिर थे। वे बोले, मगर यह गाड़ी तो उधर ही जा रही है जिधर से हम आए हैं। मैंने कूड़ कर कहा, जी हाँ, उधर ही जाना है। क्या पटना नहीं जाइएगा? मैं समझ गया कवियों के मूड का क्या ठिकाना, जब जिधर जी चाहा चल दिए, है ना। मैंने कहा, जी हाँ, अब आप तो महाकवि मालूम पड़ते हैं। वह दांत निपोड़ कर बोले, आखिर एक दिन और एक रात के बाद ही सही आपने मुझे सही सही पहचाना तो। यदि महाकाव्य लिखने वालों को महाकवि कहते तो मैंने हाल में ही एक महाकाव्य लिख समाप्त किया है। मैं अवाक होकर उनकी ओर देखने लगा तो वे तनिक दुख नाराजगी जाहिर करते हुए रुआसी आवाज में बोले, मैं तो कल से ही आपकी प्रशंसा करता रहा, सभी अपरिचितों को आपका परिचय देता रहा, किंतु आपने एक बार भी मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछा। टाट की झोली में से उन्होंने एक मोटी कॉपी निकाली। यह रहा मेरा महाकाव्य। यूँ इसे कचनार जी को समर्पित करना चाहता था, किंतु वह तो उपन्यास लेखक हैं। अब आप मिल गए तो यह आपके ही कर कमलों में सादर। मैंने कॉपी अर्थात महाकाव्य को हाथ में लेकर देखा। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ गुणगुनायन, एक बेतुकांत महाकाव्य, रचयिता श्री भैरव प्रसाद भौड़ा। उन्होंने मेरे हाथ से कॉपी लेकर मौखिक भूमिका शुरू की। यूँ देखने में तो यह बेतुकांत शब्द में छंद रचना सी लगती है। यह सर्वथा नवीन प्रयोग, हर शब्द पर यानी हर अक्षर पर अनुसार लगाया गया है, किंतु काव्य और छंद गुनगुनाने के लिए इन्होंने बढ़िया और टटका प्रयोग क्या हो सकता है, सुनिए। हर कली में सुन रही है भौरों का मधुर गान, आज मैं जगा रहा हूँ सुप्त तान गुप्त गान, गुनगुन मधुर मधुर अंबर मेरे गीत सुनो, संभल को हो जाओ तैयार देश के जवान। मैंने देखा महाकवि भौड़ा के मित्रों का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है। टिकट कलेक्टर से लेकर डाइनिंग कार के बैरे बावर्ची तक उनकी कविता के प्रेमी हैं। अगला स्टेशन आते आते ही एक रनिंग कवि गोष्ठी जम गई और रास्ते भर उनके गुनगुनायन का अनुनासिक पाठ श्रवण करता हुआ जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। लेकिन यह कैसे कहूँ कि इस यात्रा में मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेणु जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष पर नमन भी करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ।